हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, आपका टेक्सटाइल स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जिसमें ये पार्ट 9 है क्लास का। और इससे पहले क्लासेस नहीं देखी हैं तो 0 लेवल से आपको टेक्सटाइल पढ़ाया जा रहा है, वस्त्र परिधान विज्ञान। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ लिखा होगा टेक्सटाइल स्पेशल क्लासेस। वहाँ जाके आप इससे पहले की जो भी क्लासेस हैं वो देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेशो का वर्गीकरण। आज इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह चर्चा करेंगे। साथ ही फ्रेंड्स बता दूं, अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो सितंबर शिल्पी सर्च करके आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। रेशो का वर्गीकरण। वस्त्र निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के रेशो का प्रयोग किया जाता है। जो वस्त्र निर्माण है, वस्त्र का निर्माण बनाने के लिए हम जो डिफरेंट प्रकार के रेशो का प्रयोग करते हैं, इनमें से अनेक रेशे तो अति प्राचीन काल से ही मनुष्य को ज्ञात है। और इनमें से बहुत सारे रेशे ऐसे हैं जो मनुष्यों को अति प्राचीन काल से ज्ञात हैं। ये रेशे आज भी उपयोगी है और ये रेशे जो हैं आज भी यूज़फुल है, आज भी अपने मूल नाम से ही जाने जाते हैं। और ये रेशे अपने जो मूल नाम, जो उनका मूल नाम है, उसी से जाने जाते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी। जो प्राचीन काल था, जो मनुष्य थी, उसकी आवश्यकताएं सीमित थी। ये नहीं कि असीमित, हाँ, पर ये था कि हाँ इतनी चीज़ों की आवश्यकता है। साथ ही वस्त्र निर्माण कला भी आरंभिक चरण में थी। और इस काल में क्या था, जो वस्त्र निर्माण, वस्त्रों का निर्माण करने की जो कला थी वो स्टार्टिंग मोड में थी, स्टार्टिंग स्टेप में थी। वस्त्र आदि के निर्माण के लिए प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेशे ही पर्याप्त होते थे। और वस्त्र निर्माण के लिए जो प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरल रूप से जो पाए जाते रेशे ही थे, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेशे ही क्या थे, मतलब आवश्यक थे, वही पर्याप्त थे, उन्हीं से ही सारा काम चल जाता था। वस्त्र निर्माण कला में उत्तरोत्तर प्रगति होने के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में भी वृद्धि हुई। तो क्या हुआ, जो वस्त्र निर्माण कला में जो उत्तरोत्तर प्रगति होने के साथ साथ मनुष्य की जो नीड थी उसमें भी क्या हुई, वृद्धि हुई, जनसंख्या भी बढ़ी, मनुष्यों की रुचि में परिवर्तन हुआ। इसी कारण प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्रों में आवश्यकता और रुचि की पूर्ति संभव नहीं रही। तो क्या हुआ, इसी कारण प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्रों से आवश्यकता और रुचियों की जो पूर्ति थी वो संभव ना रही। तो आधुनिक समय में अनेक कृत्रिम रेशे भी विकसित किए गए। तो क्या हुआ, आधुनिक समय में जो अनेक कृत्रिम रेशे थे वो भी विकसित किए गए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट आएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइन भी है आपका। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है आदि के संयोग से नाना प्रकार के रेशे विकसित होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है किसके संयोग से नाना प्रकार के रेशे विकसित होते हैं, अनेक प्रकार के यानी नाना प्रकार के। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि के संयोग से नाना प्रकार के रेशे विकसित होते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर जारी, और ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। रसायनों के निर्माण से बने संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों के समान गुणधर्म वाले होते हैं। तो क्या होता है, जो रसायनों के निर्माण से, जो केमिकल, तो रसायनों के निर्माण से बने संश्लेषित रेशे, कौन से रेशे, संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों के समान, जो प्राकृतिक नेचुरल रेशे उसके समान गुणधर्म वाले हैं। वर्ष 1960 से पूर्व तंतुओं के वर्गीकरण को लेकर कोई सटीक व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। तो वर्ष 1960 से पूर्व तंतुओं के वर्गीकरण से को लेकर कोई सटीक व्यवस्था नहीं उपलब्ध थी। रेशों के निर्माता ने अपने द्वारा निर्मित रेशों को मनमाने व्यापारिक नाम दे देते थे। और जो रेशा का जो निर्माण करते थे वो निर्माता दाता क्या करते थे, रेशों को अपने मन के अकॉर्डिंग, जो उनका मन किया उसके अकॉर्डिंग उसका अपना मनमाने व्यापारिक नाम दे दिया, जिस कारण तंतुओं की पहचान में कठिनाई हो गई। जिसके कारण क्या हो, जो तंतु थे उसकी जो पहचान करनी है, जिसकी हर एक उसकी पहचान होती है। जैसे कि आप घर बनाते हो तो ये होता है कि आपका घर का पता होता है, किसी के घर का कुछ पता होता है
है, किसी के एक जैसा पता सबका नहीं होता, जिसे एक पहचान होती है और कोई सामान है आपके घर में पहुंच जाता है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार क्या होगा कि जब व्यापारिक लोग अपने निर्माता जो अपने ही निर्मित रेशों को मनमाने व्यापारिक नाम देने लगे, तो जिस कारण तंतु की पहचान करने में क्या कठिनाई हुई। अब सब एक जैसे नाम हो गए तो कठिनाई तो होगी ना। जैसे आपके घर का पता अगर सब जगह एक जैसा हो तो चिट्ठी हो या कोई भी सामान कैसे पहुंचेगा, तो वैसे ही इसी समस्या के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस ने 3 मार्च 1960 को, तो याद रखिएगा 3 मार्च 1960 को वस्त्र तंतु उत्पाद पहचान अधिनियम जारी किया। इम्पोर्टेंट लाइन, संयुक्त राज्य कांग्रेस ने कब, संयुक्त राज्य कांग्रेस ने 3 मार्च 1960 को वस्त्र तंतु उत्पाद पहचान अधिनियम जारी किया। इसके अनुसार इसी के अनुसार सभी वस्त्र के लेबलों पर 5% से अधिक मात्रा वाले तंतुओं का नाम और प्रकार का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि वस्त्र तंतु उत्पाद पहचान अधिनियम कब जारी किया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस ने 3 मार्च 1960 को वस्त्र तंतु उत्पाद पहचान अधिनियम जारी किया। इसके अनुसार सभी वस्त्र के लेबलों पर, जो सभी वस्त्र हैं उनके लेबलों पर 5% से अधिक मात्रा वाले तंतुओं का नाम, 5% से अधिक मात्रा वाले तंतुओं का नाम व प्रकार का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया। वर्तमान में जो उत्पादित वस्त्रों पे इस प्रकार के लेबल लगे रहते हैं, और आज का जो वर्तमान में जो भी वस्त्र उत्पादित हो रहे हैं उस पे ये इस प्रकार के लेबल लगे होंगे। वस्त्र उद्योग में वस्त्र निर्माण में प्रयोग होने वाले रेशों का वर्गीकरण हम इस प्रकार देख सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि वस्त्र निर्माण में जो रेशों का वर्गीकरण है वो किस प्रकार है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। चलिए देखते हैं। देखिए रेशे, आपके जो रेशे हैं वो आपके 3 प्रकार के हैं, क्रमित रेशा, प्राकृतिक रेशा, विशिष्ट रेशा। क्रमित रेशा, प्राकृतिक रेशे, विशिष्ट रेशे। क्रमित रेशे आपके देख लीजिए 2 प्रकार के हैं, एक मानव निर्मित, दूसरा रासायनिक संश्लेषित। तो क्रमित रेशे आपके 2 प्रकार के हैं, एक आपका इसमें मानव निर्मित रेशा आ जाएगा, दूसरा रासायनिक संश्लेषित। अब देख लेते हैं मानव निर्मित रेशे में क्या आता है। तो मानव निर्मित रेशे में आपका नाइट्रोसेल्युलोज रेयॉन, विस्कोस रेयॉन, क्रूप्रोनियम रेयॉन आता है। और रासायनिक संश्लेषित रेशे में आपका आएगा जो नियॉन, ऑरॉन, पॉलिस्टर, जेफ्रॉन, एक्रिलिक, सरन, माउन एक्रिलिक, स्पेंडेक्स, आर्मिड, एल्जीनेर, पॉलीकार्बोनेट, आपका विनयोन, ये सब आपका रासायनिक संश्लेषित रेशे में आएगा। तो लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि क्रमित रेशे कितने प्रकार के, 2। मानव निर्मित रेशे में आपका ये आएगा और आपका रासायनिक रेशे में ये आएगा। एक एक चीज़ को याद कर लीजिएगा कि रासायनिक संश्लेषित रेशे कौन से हैं, तो गलत करके नहीं आइएगा। फिर आपका आता प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशे को आपको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका वनस्पतिक, प्राणीजन्य रेशे और खनिज रेशे है। वनस्पतिक रेशे में आपका कपास है, जूट है, लिलिन है, नारियल है, हेम है, रेमी है, सन है, अबाका है, सीसल है। तो याद रखिए वानस्पतिक रेशे में हमारा आएगा कपास, जूट, लिनिन, नारियल, हेम, रेमी, सन, अबाका, सीसम। और प्राणीज रेशे में आपका रेशम और ऊन आएगा। खनिज में स्वर्ण, रजत, एस्बेस्टस आएगा। और विशिष्ट रेशे में आपका आएगा मिश्रित और मिश्रित रेशे, पर्वतिक रेशे, बार रेशे। तो इन सबको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा कि रेशे 3 प्रकार के होते हैं, क्रमित रेशे, प्राकृतिक रेशे, विशिष्ट रेशे। प्राकृतिक रेशे को 2 भागों में बांटा गया है, मानव निर्मित, रासायनिक संश्लेषित। प्राकृतिक रेशे आपके वनस्पति, प्राणीज, खनिज रेशे। और आपका विशिष्ट रेशे 3 भागों में बांटे गए हैं, मिश्रित रेशे, परावर्तिक और बार रेशे। और इसके अंतर्गत ये सब पढ़ लीजिएगा कि वनस्पतिक रेशे के अंतर्गत क्या आता है और आपका
रासायनिक संश्लेषित रेशे के अंतर्गत क्या आता है, सब इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो ये आपका रेशो का वर्गीकरण था, इसको अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक एक रेशे के बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे, डीपली नॉलेज गेन करेंगे, सबके गुणधर्म पढ़ेंगे, सबकी हानियाँ पढ़ेंगे, क्या हानि है, क्या विशेषता है, सबकी हिस्ट्री पढ़ेंगे और यहीं से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।